बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देखा कि जितने भी मोस्ट ऑफ द मैटर्स अराउंड अस आर नॉट प्योर, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर। तो इस मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अलग अलग विधियां हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें एक ही कंस्टिट्यूएंट होता है, उसमें एक से अधिक कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, तो उनको सेपरेट करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन मिक्सचर जो होता है उसमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और सारे कंस्टिट्यूएंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसीलिए उनके कंस्टिट्यूएंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार, अपने यूज के अनुसार, अपने काम के अनुरूप, इसके बारे में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स है उसको यहाँ पर देखेंगे। सो हियर आई हैव रिटन 12 टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उसके अवयव होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम यहाँ पर 12 टेक्निक्स, 12 मेथड्स, 12 तरीके हमने लिखे हैं। एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे। पहला है फिल्ट्रेशन, छानना। सभी जानते हैं कि एक जो है लिक्विड है और उसमें कुछ सॉलिड है, तो उसको हम लोग छान देते हैं तो दोनों अलग हो जाता है, ऐसे चार को छानते हैं हम लोग, तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। दूसरा है डिकेंटेशन। उसमें क्या होता है कि कुछ देर छोड़ देते हैं तो जो सॉलिड होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर उसको ढाल करके लिक्विड को अलग कर लेते हैं और सॉलिड नीचे में रह जाता है, उसको लोग बोलते हैं डिकेंटेशन में निथारना। उसके आगे है इवेपोरेशन। अब दो सॉलिड और सॉल्वेंट मिला हुआ है, पता नहीं चलता है उसमें, जैसे चीनी को या नमक को हम लोग पानी में घोल देते हैं, अब दोनों मिक्स हो गया, अब उसमें से नमक को अलग करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इवेपोरेशन, मतलब उसका वाष्पीकरण। उसको हम लोग गर्म करते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है और नमक बर्तन में बचा रह जाता है। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, अलग करने के तकनीक को, इवेपोरेशन। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हम लोग दही को मथ करके, दूध को मथ करके हम लोग क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही टेक्निक जो है वो कपड़ों से गंदगी को हटाने के लिए भी किया जाता है। कपड़े में जो गंदगी होते हैं उसको हम लोग वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उसको जोर से घुमाते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो उसमें गंदगी होता है वो कपड़े से बाहर निकल जाता है। तो चर्निंग या सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मक्खन को निकालने के लिए मट्ठे को पूरा मथना पड़ता है, उसको लोग बोलते हैं चर्निंग, और इसी को कहते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और यू में से चर्निंग। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से क्रीम को प्राप्त करने में हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं सेपरेट करने में, अलग करने में, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग। हियर चर्निंग क्या है, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम, तो ये हो गया। अब है सेपरेटिंग फनल। इसमें एक कीप होता है और कीप में एक स्टॉप वॉच लगा रहता है, मतलब उसको खोलने पर उसे जो है सो लिक्विड नीचे गिरता है, खोलते हैं बंद करते हैं, बंद करते हैं तो बंद जाता है, खोलते हैं तो खुल जाता है। इसी को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। एक कीप होता है जिसको हम लोग केरोसिन डालते हैं उसमें, उस प्रकार से कीप होता है। तो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब दो लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं। ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं, जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाता है,
तो उसको बोलते हैं टू मिसिबल लिक्विड्स। और दो लिक्विड ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो इमिसिबल लिक्विड को जैसे पानी और तेल को हम लोग मिलाते हैं, आपस में ये मिलता नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? इमिसिबल लिक्विड। तो इमिसिबल लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेटिंग फाइल में डाल देते हैं और फिर पानी नीचे तेल ऊपर होता है और स्टॉप कॉर्क को जो है वो खोलते हैं तो पानी धीरे धीरे पानी नीचे पूरा गिरने लगता है। और जब पूरा पानी नीचे गिर जाता है उसको क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, तो ऊपर में तेल हमको प्राप्त हो जाता है। तो तेल और पानी के मिक्सचर को हम लोग सेपरेटिंग फाइल के द्वारा अलग करते हैं। तो सेपरेटिंग फाइल से क्या करते हैं? सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, टू इमिसिबल लिक्विड्स, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं है, आम मिश्रण नहीं है, लिक्विड को अलग करने के लिए हम लोग सेपरेटिंग फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब सब्लिमेशन, दो सॉलिड है उसमें से एक सब्लिमेट है, मतलब एक को गर्म करेंगे तो सीधा गैस बन जाएगा और फिर उसको जब हम लोग ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसे दो सॉलिड को हम लोग जो है वो सेपरेट करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेट है, मतलब वो इसका सब्लिमेशन होता है। तो नमक और ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो दोनों मिला हुआ है, दोनों व्हाइट है, दोनों नमक जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन जब उसको हीट करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो गैस बन के ऊपर चला जाता है। ऊपर में लोग एक कीप को ढक देते हैं तो वहाँ गैस जाकर के ठंडा होता है और फिर उसके सरफेस पर वो सॉलिड के रूप में जमा हो जाता है और नीचे में नमक बच जाता है। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? सब्लिमेशन के द्वारा। अब है क्रोमेटोग्राफी, जो इंक है, और इंक में जो है सो एक ही कलर का नहीं होता है, बहुत सारे कलर मिल करके इंक का डाई बनता है, मतलब इंक का जो कलर बनता है, इंक बनता है। तो उससे डिफरेंट जो डाइज हैं, जो कलर हैं, उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। इसे क्या निकालते हैं? डाई ऑफ एन इंक। एक स्याही है, स्याही में जो अलग अलग इंक मतलब जो डाइज होते हैं, जो कलर होते हैं, जिससे मिलकर के स्याही बनती है, तो उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। अब है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग जो नमक को, समुद्र के जल से नमक को हम लोग सेपरेट करते हैं, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज ए process that separates a pure solid in the form of its crystals, in the form of its crystals. So, crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals. क्रिस्टल मतलब रवा, जैसे चीनी के जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चीनी का जो है, उस प्रकार से क्रिस्टल के रूप में हम लोग सॉलिड को प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? साल्ट फ्रॉम सी वाटर। We get salt from sea water
crystallization. So you should know the definition of crystallization. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals. An example is separate salt from sea water. समुद्र के जल में नमक घुला होता है, उसको हम लोग जब प्राप्त करते हैं तो किस मेथड से प्राप्त करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। और भी है कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो भी क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। एलम है, फिटकिरी है, फिटकिरी जिसको बोलते हैं एलम है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, ये सबको भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब एक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इसमें जो मिसिबल लिक्विड्स हैं इसको सेपरेट करते हैं। मिसिबल लिक्विड मतलब जो लिक्विड आपस में मिल गया। अब जब मिल गया आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये लिक्विड दोनों जो है सो अलग अलग है, तो उसके लिए लोग करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के लिए क्या करते हैं, एक जो है सो इसको हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में जो उसमें मिले हुए लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सब लिक्विड का अलग अलग होता है। कोई भी दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई भी दो व्यक्ति का चेहरा एक जैसा नहीं होता है, दो व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, ना आज तक हुआ है ना फिर आगे होने वाला है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति आज तक हुए हैं और जितने भी आगे होंगे या जितने भी व्यक्ति आज अभी हैं उसमें से कोई भी दो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो एक जैसा नहीं है और उसका चेहरा एक जैसा नहीं है, कुछ न कुछ अंतर है। और इसीलिए आज तक दुनिया में जो भी लोग पैदा हुए सब यूनिक हैं, मतलब अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल हटके हैं। महात्मा गांधी दोबारा कभी नहीं पैदा हुए, महात्मा बुद्ध दोबारा कभी पैदा नहीं हुए, महावीर दूसरा कभी पैदा नहीं हुए, स्वामी विवेकानंद दूसरा कभी पैदा नहीं हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन दोबारा पैदा नहीं हुआ, न्यूटन दोबारा पैदा नहीं हुआ। उसी प्रकार से जितने भी लोग इस धरती पर आए हैं वो दोबारा पैदा हुए और ना ही दोबारा पैदा होंगे। भगवान राम भी अलग थे, भगवान कृष्ण भी अलग थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो उसकी खासियत क्या है कि सबका स्वभाव अलग अलग है, इसीलिए किसी के जैसा हमें बनने का प्रयास नहीं करना है। हमें कैसा बनना है, अपने जैसा बनना है, मतलब अपने आप को ही पूर्ण विकसित करना है। अब कोई गेंदा है वो गुलाब जैसा बनना चाहे, कोई गुलाब है वो चमेली जैसा बनना चाहे, वो कभी नहीं बन पाएगा। हाँ, वो क्या होगा, बनने के चक्कर में वो नष्ट जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए बस तुम जैसे हो, जहाँ पे भी हो, अच्छे हो, खूबसूरत हो और तुम जो है सो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। इसलिए अपने आप को एक यूनिक समझ करके, एक जो है वो सबसे हट करके समझ करके अपने जीवन को विकसित करना है। खैर, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो टू मिसिबल लिक्विड्स है या थ्री मिसिबल लिक्विड्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं, तो उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं कि सभी लिक्विड्स तो मिल गए लेकिन सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई भी दुनिया का दो मेटल का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता है, सबका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये जो चीज़ था वो क्या है, उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर। तो अब मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग गर्म करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले भाप बन के उड़ेगा और फिर उसके भाप को कंडेंस कर लेंगे, हम लोग ठंडा कर लेंगे तो फिर वो लिक्विड अलग हो जाएगा। फिर दूसरा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर दूसरा लिक्विड गर्म होकर के उड़ेगा और फिर उसको वो ठंडा करके प्राप्त कर लेंगे तो दूसरा प्राप्त हो गया, फिर जो बचा वो तीसरा लिक्विड हो गया। तो इस प्रकार से डिस्टिलेशन जो है के द्वारा टू मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन से हम लोग किसको करते हैं, टू मिसिबल लिक्विड्स, टू मिसिबल लिक्विड्स। अब इसमें क्या है, एक है डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
अब टू मिसिबल लिक्विड्स जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हम लोग करेंगे डिस्टिलेशन। लेकिन अगर जो दो लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो तब हम लोग करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यू कैन राइट टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट more than 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो मिसिबल लिक्विड्स का जब बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तब हम लोग डिस्टिलेशन का प्रयोग करेंगे। और वही दो मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लेस देन 25 डिग्री होगा तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। तो टू मिसिबल लिक्विड्स two miscible liquids having Vp less than 25 degree सेल्सियस। तो दो मिसिबल लिक्विड्स का अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तब करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अगर 25 डिग्री से ज्यादा है तब क्या करेंगे ओनली डिस्टिलेशन। तो इसको याद रखना है। अब विंडोइंग लोग फटक करके भी हम लोग जो है सो चावल को लोग फटकते हैं और उसको सेपरेट करते हैं मिक्सचर को। उसमें अगर मिला हुआ है कोई चीज हल्का चीज तो उसको हम लोग विंडोइंग के द्वारा हम लोग अलग करते हैं या हॉक करके भी अलग करते हैं सूप से विंडोइंग। और पूरा जो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें जो मिक्सचर है उसमें एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे बालू और बालू में मिला हुआ है लोहे का बुरादा, तो उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे मैग्नेट ले जाएंगे तो सारे लोहे के बुरादा को मैग्नेट अपने ओर आकर्षित कर लेगा, बालू अलग हो जाएगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग सैंड एंड आयरन को हम लोग किसके द्वारा करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जो चारों ओर जो हमारे मिक्सचर हैं सभी चीज जो है सो मिक्सचर के रूप में है, तो उस मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं। अब देखिए इंक है, इसमें धोखा नहीं खाना है। इंक है तो इंक में पानी मिला हुआ है तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग करेंगे इवापोरेशन, ठीक है। लेकिन जो इंक है और इंक में जो डिफरेंट कलर है वो कलर को जो हम लोग सेपरेट करेंगे अलग करेंगे एक दूसरे से, तो जो उसके कलर जिसको लोग डाई बोलते हैं, डाई मतलब कलर, जो बोलते हैं बाल डाई करना है मतलब बाल को कलर करना है। तो इंक में जो डिफरेंट डाइज होते हैं उसको हम अलग करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। मतलब जहां पे भी कलर को अलग करने का, किसी भी चीज से कलर को अलग करने का जो टेक्निक होता है दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो हम लोग को मेन देखना है एक सर्टिफिकेशन जिसमें हम लोग क्रीम प्राप्त करते हैं मिल्क से चर्निंग के द्वारा मथ करके, उसको मथ करके चर्निंग बोलते हैं। उससे हम लोग जो है क्रीम को सेपरेट करते हैं, इसका मतलब कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेटिंग फाइल में टू मिसिबल लिक्विड है, टू इमिसिबल लिक्विड है, तो ऑप्शन मिलते नहीं है, आप मिश्रण नहीं है। टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग सेपरेटिंग फाइल के द्वारा सेपरेट करते हैं। सब्लिमेशन से साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, मतलब एक जो है जिसका सब्लिमेशन होता है और एक इसका सब्लिमेशन नहीं होता, वैसे मिक्सचर को हम लोग अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी हो चुका है। क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन भी इट इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल। जैसे हम लोग यहां एग्जांपल हो गया साल्ट फ्रॉम सी वाटर, उसके बाद में एलम, उसके बाद में क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको याद रखना है, वी ऑब्टेन कॉपर क्रिस्टल्स एलम by the method of crystallization और salt from sea water by the process of crystallization। तो ये थे कुछ सेपरेट करने के टेक्निक। अब हम जानते हैं कि ये जो वायुमंडल है
वायुमंडल में वायु है, और वायु में क्या है, डिफरेंट गैसेज है, और मेन खास करके जो डिफरेंट गैसेज है उसमें से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। तो इनको हम आपस में कैसे अलग करेंगे, तीनों को, ये जो गैस है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अब हम सब देखेंगे। ये जो हवा है जिसे हम लोग मुख्यतः 3 कंपोनेंट को हम लोगों ने लिया है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा आर्गन और तीसरा है नाइट्रोजन। ये मेन कंपोनेंट्स हैं एयर के। तो इन तीनों को हम लोग कैसे अलग करेंगे, किससे, एयर से, हवा से। तो सबसे पहले आप जान चुके हैं कि एयर जो है वो गैस है, एक मिक्सचर है। तो उसको हमें क्या करना है, हमको पहले जो हम लोगों ने टेक्निक देखा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, इसमें लिक्विड को हम लोग सेपरेट करते हैं, डिफरेंट मिसिबल लिक्विड्स को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं। तो पहले एयर को क्या करना पड़ेगा, लिक्विड बनाना पड़ेगा। और एयर को लिक्विफाई कैसे करते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। वार्म एंड कूल, प्रेशर, कंप्रेस एंड कूल। कंप्रेस मतलब दबाएंगे, मतलब प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और कूल मतलब ठंडा करेंगे, मतलब टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। तो हमने लिखा है एयर है, एयर को करेंगे कंप्रेस एंड कूल, दबाओ और ठंडा करो, मतलब इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट, अब ये जो एयर था वो लिक्विड एयर हो गया, तो लिक्विड बन गया। अब लिक्विड जो है इसमें 3 कंपोनेंट है इस लिक्विड में, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है। तो तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन है -183 डिग्री सेल्सियस, और आर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है नाइट्रोजन का। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जितना कम होगा वो उतना जल्दी भाप बन के उड़ेगा, उतना जल्दी वो बॉइल करेगा, उतना जल्दी वो भाप में बदलेगा। तो इसको अब जो है, जब लिक्विड एयर को हम लोग गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन जो लिक्विड था वो गैस में बदलेगा, और फिर गैस में उसको ठंडा कर लेंगे और उसको इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले जो ऊपर उठेगा वो कौन उठेगा, नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस को फिर हम लोग कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, और वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद में बीच में कौन होगा, आर्गन, क्योंकि आर्गन ऑक्सीजन से कम है बॉइलिंग पॉइंट, इसका -186 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो है बीच में हमको कौन मिलेगा, आर्गन प्राप्त होगा, आर्गन गैस बनेगा, फिर लिक्विड के रूप में उसको इकट्ठा कर लेंगे। और सबसे अंत में, सबसे नीचे जो है वो कौन, ऑक्सीजन गैस बनेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो सबसे अंत में, सबसे नीचे में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो कॉलम होता है। तो गैस बन के ऊपर उठ गया सबसे पहले किसका, नाइट्रोजन का, और ऊपर में जो है उसको जमा हो गया। फिर बीच में कौन था, आर्गन, फिर उसको जो है कंडेंस करके लिक्विड में हमने जमा प्राप्त कर लिया। सबसे नीचे में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है गैस बनेगा और उसको कंडेंस करके लिक्विड के रूप में हम जमा कर लेंगे। इस प्रकार से जो एयर के कंपोनेंट्स हैं कौन कौन, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, एयर को हम लोग लिक्विफाई करेंगे। कैसे करेंगे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। उसके बाद में वो लिक्विड एयर बन गया, लिक्विड एयर को फिर क्या करेंगे, वार्म करेंगे, गर्म करेंगे। क्यों, ताकि वो भाप में बदले, वाष्प में बदले। तो हम लोग जो है इसको जब गर्म करेंगे तो ये फिर सबसे पहले सबसे कम वाली नाइट्रोजन का है, तो ऊपर उठ करके गैस के रूप में जाएगा, फिर वो कंडेंस होकर के लिक्विड के रूप में जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आर्गन आएगा, जमा हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा और वो हमको अलग मिल जाएगा। 3 जो है वो हमको सेपरेट लेयर में या 3 सेपरेट जगह हम इसको
इकट्ठा कर लेंगे तो तीनों गैस जो है वो हमें अलग अलग मिल जाएगा। इस प्रकार से हम उसको अलग कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, यू नो बाय द मेथड ऑफ स्टैक। अब थोड़ा सा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर को खत्म नहीं कर देते हैं। फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज a change in which a new substance is formed, a change in which a new substance is formed is called chemical change। तो केमिकल चेंज में क्या होते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं। दूसरे तरीके हम क्या सोच सकते हैं कि इससे जो सब्सटेंस बन गया उसको हम पुनः वापस नहीं प्राप्त कर सकते, उसको वापस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें चौथी बात है, इसमें केमिकल चेंज में जो है वो एनर्जी का जो है वो एनर्जी का निष्कासन या एनर्जी का जो है सो लेना ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब चेंज एनर्जी जो है वो अधिक मात्रा में होता है। तो ये है केमिकल चेंज। अब उसको समझते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से कन्वर्ट मिल्क कर्ड फॉर्मेशन, दिस इज केमिकल चेंज फॉर्मेशन। डाइजेशन ऑफ फूड, ripening of fruits, burning of candle, these are सब केमिकल चेंजेस। मतलब इसमें नए पदार्थ बनते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जिसमें जो नया पदार्थ बना उसको पुनः हम ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते। जैसे दूध, दही किससे बना, दूध से, तो दही को आप चाहेंगे पुनः दूध बन जाए, ये संभव नहीं है। ये केमिकल चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, हमने जो खाया खाना पच गया, अब वो जो खाना पचा हुआ है उसको फिर चाहेंगे कि वो खाना भोजन बन जाए, वो संभव नहीं है। तो उसमें क्या होता है, नया पदार्थ बन रहा है, तो उसको जो है डाइजेशन ऑफ फूड क्या हो गया, केमिकल चेंज। रैपिंग ऑफ फ्रूट, केला पक गया, अब चाहते हैं कि केला फिर से कच्चा हो जाए, वो संभव नहीं है। उसी प्रकार से कोई बूढ़ा हो गया तो उसको चाहेंगे कि वो फिर से बच्चा हो जाए, वो संभव नहीं है। क्या है ये सब, केमिकल चेंज। और बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जल गया, अब चाहेंगे फिर से मोमबत्ती इतना बड़ा खड़ा हो जाए, वो संभव नहीं है, वो हो गया केमिकल चेंज। हाँ, अगर वो मोम केवल पिघल गया हो तो फिर से वो प्राप्त हो सकता है, तो उस केस में मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। अब फिजिकल चेंज क्या देखेंगे, फिजिकल चेंज a change in which no new substance is formed। Example, melting of ice, boiling of water, vaporization, तो जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केवल उसका फॉर्म बदल रहा है। जैसे आइस जो है वो बन गया पानी को ठंडा करने के बजाय आइस, तो वहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बना है, केवल उसका रूप बदल गया है। तो ऐसा चेंज जो होता है उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं।
तो जहाँ पर भी थी ओरिजिनल सब्सटेंस को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस ही अपना रूप थोड़ा सा बदल दिया है, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। और जहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, जहाँ पर फिर हम वापस उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। तो इसके आधार पर आपको आगे प्रश्न आ गया, क्वेश्चन आएगा। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में ये हो गया। और फिर इसके आगे एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर के बारे में, जिसके बारे में पहले लोग पढ़ा चुके हैं, दिखा भी दिए हैं और फिर आपको वीडियो बता दिया गया है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 में बस इतना ही पढ़ना है। और थोड़ा सा है कि जो हमारे यहाँ के घरों में हम पानी पीते हैं वो किस प्रकार से हमारे घरों तक पहुँचता है, उसके बारे में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। उसके बाद पानी पहले कहाँ जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये कुछ प्रोसेस हैं, उसको तो देख ही लेते हैं। ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप हैं जो हमें ड्रिंकिंग वाटर प्राप्त होता है सप्लाई से। उसके लिए सबसे पहला होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जहाँ पर पानी आकर के इकट्ठा होता है, जमा होता है, रिजर्व होता है, जमा होता है, उसको लोग बोलते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर से हम लोग जाते हैं सेडिमेंटेशन, उसको आगे भेजते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब क्या है, तो उसमें जो भी गंदा है वो नीचे बैठ जाता है। जो भारी भारी जितने गंदगी है वो अगले टैंक में जाकर के क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। उस टैंक को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। अब उसके बाद में उस टैंक से आगे बढ़ाते हैं एक दूसरे टैंक में जिसका नाम है लोडिंग टैंक। अब जो गंदगी भारी था, हैवी था, वो तो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बैठ गया मड के रूप में, कीचड़ के रूप में, तो उस अशुद्धि के रूप में, उसको बाद में फिर साफ कर दिया जाता है। फिर अगर आगे जो पहुंचा उसमें वैसे भी इम्प्योरिटीज थे, वैसे भी अशुद्धियाँ थी जो हल्की थी, जो नीचे नहीं बैठा, वो तैरते रह गया। तो उसको वो नीचे बैठ जाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिटकरी डालते हैं और वो फिटकरी क्या करता है, वो जो हल्के इम्प्योरिटीज हैं उसको भारी कर देते हैं और वो भारी होकर के नीचे बैठ जाता है और पूरा पानी साफ हो जाता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं लोडिंग टैंक। लोड मतलब उसमें भार दे दिए, लोड दे दिए। तो लोडिंग टैंक के कारण जो इम्प्योरिटीज पानी में क्या हो रहे थे, ऊपर में ही तैर रहे थे, वो लोड हो गया, उसका भार बढ़ गया तो नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। और लोडिंग टैंक के बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर एक होता है फिल्ट्रेशन टैंक, जहाँ पानी को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, छानते हैं, मतलब जो भी थोड़ी बहुत अशुद्धि बची हो वो छना जाए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिर एक टैंक होता है क्लोरीनेशन टैंक, मतलब जो पानी छना गया उसमें तो अशुद्धि नहीं रही, लेकिन फिर भी उसमें जर्म्स जिंदा रह सकते हैं, बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं, तो उसको मारने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं, इसलिए उस टैंक का नाम है क्लोरीनेशन टैंक। और अब जब सारी प्रक्रिया हो गई, पहले हम लोग रिजर्वायर में आए, फिर वहाँ से पानी आया तो फिर सेडिमेंटेशन टैंक में गया, वहाँ पे जो भारी थे वो बैठ गए, फिर चले गए हम लोडिंग टैंक में जहाँ पर जो हल्के हल्के अशुद्धियाँ थी वो उसको बैठाया गया, ऊपर से केमिकल डाल करके, फिटकरी वगैरह डाल करके। फिर हम फिल्ट्रेशन में चले गए जहाँ उसको फिल्टर किया। फिर जो है हम आगे फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरीनेशन में गए, जो बैक्टीरिया थे उसमें उसको मारने के लिए हमने क्लोरीनेशन किया और तब ये पानी जो है वो घर तक पहुँचता है। तो इसमें प्रोसेस से शुरू हो घर तरफ जो है, घर तक ये सारे पहुंच जाते हैं, ये पानी पहुंच जाता है जो क्या है, पोर्टेबल है, मतलब ड्रिंकेबल है, मतलब पीने के योग्य होता है। तो ये था चैप्टर 2 और अब इसका आगे सेशन जो हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू।